तो स्टूडेंट्स आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारा +1 केमिस्ट्री का टॉपिक। +1 केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक है जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से लिया गया है। तो इसमें हमने पढ़ना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं। व्हाट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, हम वो इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये मैक्सवेल नाम का साइंटिस्ट जिसने 1870 में वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बताया था। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो ये क्या है, लाइट में से जो सूरज से आ रही है हमारी लाइट, तो उसमें वो जो वेव हमारे पास सूरज की रोशनी आ रही है तो वो हमारे पास क्या है, डैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है हमारे पास। ठीक है, तो देख लेते हैं कि हमारे पास एक सन है। मान लो कि आपके पास क्या है, जो सन है, सन से आने वाली जो रोशनी होगी वो हमारे पास क्या है, डैट लाइट कमिंग ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर जो लाइट आ रही है, ठीक है, तो ये जो लाइट आ रही है डैट इज़ कमिंग इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल एंड वेव, इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल एंड वेव। ठीक है, तो इसकी वेव भी है और इसकी पार्टिकल लाइक नेचर भी है। तो जो लाइट हमारे पास लाइट जो आ रही है सूरज से, तो उनको हमें क्या बोलेंगे, हम उनको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलेंगे। ठीक है, जो सूरज से, सोर्स ऑफ लाइट हमारा कौन सा है, वो सन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। तो कहाँ से हम मिलेंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये है, आपको जानना है कि ये क्या है, हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सन है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये इसकी वेव है, जो वेव आप हमारे पास आती है वो इस फॉर्म में होती है। दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द वेव। वेव एक डायरेक्शन के दूसरी डायरेक्शन को जा रही है। तो अगर वेव हमारे पास आ रही है तो डैट इज़ कमिंग फ्रॉम दिस वे टू दिस वे। ठीक है, वो इधर से इधर को जा रही है। इसका मतलब है जो जिधर को वेव जा रही है उसको हम बोलेंगे प्रोपागेशन, डैट इज़ कॉल्ड प्रोपागेशन। प्रोपागेशन किधर से हो रही है, डैट इज़ प्रोपागेशन फ्रॉम दिस साइड टू द डैट साइड। इस साइड को जो है वो प्रोपागेशन हो रही है, डैट इज़ अ मूवमेंट ऑफ द वेव। अगर हम इसको वेव मान लेते हैं तो वेव का ये ऊपर वाला हिस्सा होता है, डैट इज़ ये वेव का ऊपर वाला हिस्सा है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है, इन दोनों वेव के बीच का जो डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, डैट इज़ कॉल्ड वेव लेंथ। वो हमारे पास क्या है, वेव लेंथ है। ठीक है, व्हाट इज़ अ वेव लेंथ, डैट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन टू हाईएस्ट पॉइंट्स। ये दो हाईएस्ट हमारे पास पॉइंट हैं, तो ये बिल्कुल साथ वाले दो हाईएस्ट पॉइंट होने चाहिए। जो इन हाईएस्ट पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इन हाईएस्ट पॉइंट को हम बोलते हैं उसका मैक्सिमम पॉइंट, डैट इज़ कॉल्ड क्रेस्ट, डैट इज़ कॉल्ड क्रेस्ट। ये भी क्रेस्ट है और ये भी हमारे पास क्रेस्ट है। ठीक है, दो क्रेस्ट जो आपस में बिल्कुल क्लोज हैं, सबसे क्लोजेस्ट क्रेस्ट है जो, उनके बीच का डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, उसका उसे बोलते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ जो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, वेवलेंथ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। दिस सिंबल इज़ यूज्ड, दिस सिंबल इज़ कॉल्ड लैम्डा, दिस सिंबल इज़ कॉल्ड लैम्डा। तो इस सिंबल को लैम्डा कहा जाता है। तो लैम्डा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारी वेवलेंथ को। ठीक है, ये तो हो गई हमारे पास एक तरीके से वेवलेंथ। और एक और तरीके से हम वेवलेंथ बता सकते हैं, डैट इज़ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लोवेस्ट पॉइंट। ये सबसे जो लोवेस्ट वाले पॉइंट हैं इनके बीच का डिस्टेंस, तो ये लोवेस्ट पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ट्रफ, डैट इज़ कॉल्ड ट्रफ, TROUGH, ट्रफ। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, ट्रफ, TROUGH। तो बिल्कुल साथ वाली, एक ये ट्रफ है और ये ट्रफ है।
तो ये वाली ट्रफ नहीं है ये कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास वेवलेंथ होगा, नहीं। तो यहाँ से लेकर डिस्टेंस जहाँ तक जो कि बिल्कुल साथ वाली ट्रफ है, तो इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस दैट इज़ कॉल्ड कंजक्टिव ट्रफ्स। क्या उसे क्या बोले कि कंजक्टिव ट्रफ्स, कंजक्टिव वर्ड यूज़ करेंगे जो बिल्कुल साथ वाली हो। तो इसी तरीके से जहाँ भी दो क्रेस्ट हैं, एक ये क्रेस्ट है तो एक ये क्रेस्ट है, सो इसके लिए भी हम वर्ड यूज़ करेंगे कौन सा, कंजक्टिव क्रेस्ट। सो दो कंजक्टिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस एंड दो ट्रफ के बीच का जो कंजक्टिव ट्रफ है उनके बीच का डिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, लैम्डा। सो लैम्डा मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लैम्डा क्या है हमारे पास, दैट इज़ सिंबल फॉर द वेवलेंथ। वेवलेंथ का वो हमारे पास सिंबल है, ठीक है। तो अब आपको जानना बहुत इजी होगा कि हमारे पास वेवलेंथ क्या है। वेवलेंथ होती है हमारे पास कि ये वाला जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, तो ये मैक्सिमम है तो ये नीचे वाले पॉइंट जो मिनिमम वाले होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस, ये भी हमारे पास लैम्डा होगा और ये भी लैम्डा होगा, ठीक है। तो मतलब ये भी वेवलेंथ है हमारे पास, ऊपर वाले भी ये भी हमारे पास वेवलेंथ है और नीचे वाले भी वेवलेंथ है, ठीक है। ये भी हमारे पास वेवलेंथ है क्योंकि ये नीचे वाला जो दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस है, ऊपर वाला दो हमारे पास क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास एक और चीज़ है, वो कौन सी है, वो ये है कि हमारे पास ये जो मैक्सिमम हाइट होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो मैक्सिमम हाइट है, इस हाइट को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बोलेंगे, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस जो है वो भी हम एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड। तो इसको एम्पलीट्यूड को हम ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, किसके साथ, ए सिंबल है हमारे पास, इसके साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेवलेंथ को ये जो हमारे पास वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ का यूनिट कौन सा है, जो वेवलेंथ होती है, दिस इज़ द फर्स्ट करैक्टर। सो वेवलेंथ का हमारे पास यूनिट होता है वो अलग अलग हैं। तो ये डिस्टेंस हमारे पास लैम्डा है, तो लैम्डा डिस्टेंस जो है तो इसको हम मेजर करते हैं एंगस्ट्रॉम में। कौन सा, एंगस्ट्रॉम। ए के ऊपर ऐसे लिखता है तो ये हमारे पास एंगस्ट्रॉम हो गया। तो 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, हमारा 10 की पावर -10 मीटर। तो इसको एंगस्ट्रॉम में भी मापा जाता है, ठीक है। तो इसी को हम एक और सिंबल के साथ जो है वो लिख सकते हैं, वो कौन सा है हमारे पास, देखो 1 माइक्रोमीटर, दैट इज़ 10⁻⁻6 मीटर। तो मिली माइक्रोन 1 एम म्यू मिली माइक्रोन मतलब 10⁻⁻19 10⁻⁻9 जो है वो हमारे पास इतना मीटर होगा। तो 1 मिली माइक्रोन जो है हमारे पास होगा, ठीक है। तो 1 नैनोमीटर भी हो सकता है, 1 नैनोमीटर मतलब कि 10⁻⁻9 मीटर भी इसकी वेवलेंथ जो है इसमें भी मापा जा सकता है। पिकोमीटर में भी मापा जा सकता है। 1 pm इज़ इक्वल टू 10⁻12 मीटर। तो ये सभी के सभी क्या हैं, यूनिट है जिनमें जो वेवलेंथ को मापा जा सकता है। ये सारे के सारे चाहे नैनोमीटर है, पिकोमीटर है, मिली माइक्रोन है, तो एंगस्ट्रॉम है, ये सभी के सभी वेवलेंथ को मापने के हमारे पास यूनिट है, ठीक है। सो ये तो हमारे पास हो गया एक करैक्टर वेव का। तो जो दूसरा करैक्टर है डैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि पहले तो अब इसके सिंबल के बारे में जान लें। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, दिस इज़ द सेकंड करैक्टर ऑफ द वेव। जो फर्स्ट करैक्टर था वो था वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी को ऐसे करके लिखना है, ठीक है। ये देखो, सो ये हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है।
तो फ्रिक्वेंसी को इस तरीके से हम लिखते हैं। तो फ्रिक्वेंसी को देखो कैसे लिखा गया है, न्यू। इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, एन यू, न्यू। न्यू यो बोला जाता है इस सिंबल को। तो इसका यूनिट कौन सा है, इसका एसआई यूनिट जो होता है वो है हर्ट्ज़। क्या है, हर्ट्ज़। एच जेड जो है इसका हर्ट्ज़ है। तो ये क्या है हमारे पास, वन साइकिल पर सेकंड, वन साइकिल पर सेकंड जो है इसके इक्वल होता है। ऐसा यूनिट है हर्ट्ज़। इसको वन साइकिल पर सेकंड भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ वेव जो कि पास हुई हैं एक गिवन पॉइंट से एक सेकंड में। तो वो ये हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ़ वेव्स पासिंग फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स, ठीक है। एक सेकंड में मान लो कि यहाँ से वेव्स जो है वो पास कर रही है एक सेकंड में, इन वन सेकंड जो है वो वेव्स, नंबर ऑफ़ वेव्स कितनी पास हुई हैं, नंबर ऑफ़ वेव्स पास्ड फ्रॉम सिंगल पॉइंट। मान लो कि ये कोई पॉइंट है, यहाँ पॉइंट से जो वेव्स हैं एक सेकंड में कितनी निकली हैं, तो वो हमारे पास क्या होगा, फ्रिक्वेंसी होगी, न्यू होगा, ठीक है। तो दिस इज़ द सेकंड करैक्टर ऑफ द वेव। तो थर्ड करैक्टर हमारे पास वेव की क्या आ जाती है, वेलोसिटी। दैट इज़ अ थर्ड करैक्टर ऑफ द वेव, दैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। सो वेलोसिटी हमारे पास क्या है, इसको सिंबल क्या दिया गया है, सी। सी इज़ स्पेशल सिंबल यूज्ड फॉर द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, ठीक है। अगर लाइट के अलावा कोई और पार्टिकल हो तो वेलोसिटी के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं, ऐसे करके वी लिखते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात की जाए तो ये सी लिखा जाता है। सी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 8 मीटर पर सेकंड जो है सी की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसको मीटर पर सेकंड, सो इसका यूनिट भी क्या हो गया हमारे पास, मीटर पर सेकंड जो है इसका यूनिट हो गया। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है हमारे पास, जो कि मैंने पहले ही बताया, दिस इज़ अनदर करैक्टर एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो है एक सिंबल के साथ लिखा जाता है, डैट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन द वेव। तो वेव का जो है हाईएस्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या था, एम्पलीट्यूड है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये हमारे पास क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस एम्पलीट्यूड है, ठीक है। सो एम्पलीट्यूड है वो भी एक हाइट की तरह है कि ये इसकी हाइट कितनी है। सो एम्पलीट्यूड जो होता है इसको ए के साथ डोनेट किया जाता है। तो जितने ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, मोर द एम्पलीट्यूड मोर विल बी ब्राइटनेस ऑफ द रेडिएशन। more amplitude more amplitude more amplitude more brightness of more brightness of रेडिएशन की उतनी ज़्यादा ही वो ब्राइटनेस होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था अनदर करैक्टर। सो नेक्स्ट करैक्टर की तरफ चलते हैं हम। जो नेक्स्ट करैक्टर होगा डैट इज़ कॉल्ड वेव नंबर, दिस इज़ द फिफ्थ करैक्टर ऑफ द वेव नंबर। सो वेव नंबर जो होता है इसको कैसे लिखा जाता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये देखो ऐसे वी के ऊपर ऐसे बार लगा होता है, वी के ऊपर बार लगा है तो इसे हम बोलेंगे वेव नंबर। सो इसे बोलते हैं न्यू बार, इस सिंबल को बोलते हैं न्यू बार, ठीक है। तो ये क्या है कि नंबर ऑफ़ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर, ठीक है, नंबर ऑफ़ वेवलेंथ पर सेंटीमीटर में कितनी जो है वो होंगी। ये इन्वर्स होता है वेवलेंथ के, दिस इज़ इन्वर्स ऑफ द वेवलेंथ। इसका एसआई यूनिट पर मीटर, एसआई यूनिट कौन सा होता है, एसआई यूनिट इसका है जो है वो कौन सा है, पर मीटर है। तो इसको हमने लिखना कैसे है, वेव नंबर। सो इसको मैं थोड़ा रेस करके लिखता हूँ कि हमारे पास वेव नंबर क्या है, वेव नंबर इज़ इक्वल टू 1 वेवलेंथ। वेवलेंथ के वो इन्वर्स में प्रेजेंट होता है। कहने का मतलब है जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी वेव नंबर ज़्यादा होगा। सो इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो वेव नंबर का सिंबल ये है,
ठीक है। और हमारे पास लैम्डा का सिंबल क्या है, वेवलेंथ का सिंबल है लैम्डा। तो ये रिलेशन है बिटवीन द वेव नंबर एंड वेवलेंथ का ही, ठीक है। तो अब मैं रिलेशनशिप आपको बता देता हूँ बिटवीन द वेवलेंथ, रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ लैम्डा, वेव नंबर न्यू बार, फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू, एंड वेलोसिटी v, इन सभी के बीच में रिलेशन क्या होगा। सो c इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई बाय दिस न्यू, ठीक है। तो इस सिंबल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि न्यू इज इक्वल टू, अब हम वैल्यू फिल कर सकते हैं, वी कैन फिल द वैल्यू ऑफ न्यू जो हमारे पास होता है इसकी वैल्यू हम होती है c बाय लैम्डा। दिस इज़ इक्वल टू द दिस इज़ इक्वल टू द c इज इक्वल टू द लैम्डा v और v इज इक्वल टू c बाय लैम्डा। तो c बाय लैम्डा जो है, क्योंकि अब इसको मैं सेपरेट करके लिखूं तो मेरे पास c मल्टीप्लाई बाय 1 बाय लैम्डा। तो 1 बाय लैम्डा हमें पता है कि 1 बाय लैम्डा हमारे पास क्या होता है, वो होता है वेव नंबर न्यू बार। सो इसकी जगह हम न्यू बार लिख सकते हैं। तो ये वाला रिलेशन हमारे पास क्या बन जाएगा, न्यू इज इक्वल टू c न्यू बार। तो ये रिलेशन है तो जिनको हम अपने न्यूमेरिकल करने के लिए जो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट रिलेशंस यू कैन यूज़ टू डू द न्यूमेरिकल्स। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं कि वो उसके पास दो कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के, हैविंग 2 कंपोनेंट्स। तो 2 कंपोनेंट्स कौन से हैं इसका, एक तो वो ट्रैवल कर रही है ऐसे, ठीक है। सो दिस इज़ अ फर्स्ट कंपोनेंट। जो दूसरा कंपोनेंट है वो बिल्कुल उसके 90 डिग्री पे है, दैट इज़ 90 डिग्री के ऊपर है। सो ये दोनों कंपोनेंट है जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो मान लो कि ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, और जो ग्रीन वाला मैंने बनाया ये मैग्नेटिक कंपोनेंट है। सो इसके 2 कंपोनेंट होने के कारण ही जो मैग्नेटिक कंपोनेंट और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट दोनों होने के कारण ही इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो इन 2 फील्ड होने के कारण ही इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोला जाता है, ठीक है। तो प्रोपागेशन का मतलब है कि किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर ये इधर से इधर को मूव कर रही है, सो इफ़ इट इज़ मूविंग टू दिस साइड, इसका मतलब है प्रोपागेशन ये इसके डायरेक्शन को यह बता रही है कि मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो दिस इज़ कॉल्ड प्रोपागेशन ऑफ द वेव। तो ये वेव की क्या होगी हमारे पास, प्रोपागेशन होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट द वेव एंड करैक्टर्स ऑफ द वेव हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, सो मैंने आपको दोनों बता दिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के जो है 2 कंपोनेंट है, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, एक मैग्नेटिक कंपोनेंट है, और जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है उस डायरेक्शन को हम बोल देते हैं उसका प्रोपागेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ द वेव। तो 2 कंपोनेंट इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों 90 डिग्री पे होते हैं। सो नेक्स्ट आपको बता दूं कि ये देखो जो कंपोनेंट है इनको ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे हमें बोलने के लिए क्योंकि मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो आपको सुनने के लिए एयर की ज़रूरत है, एयर मीडियम की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर एयर नहीं होगी तो आपको सुनाई नहीं देगा।
लेकिन ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो उसको मूव करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वो वैक्यूम में मूव कर सकती है, बिना एयर के वो मूव कर सकती है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं कि ये बहुत ही टाइप की होती हैं। तो इनकी टाइप जो कौन सी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम देखेंगे। तो उसमें बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के जो है वो पार्ट दिखाए जाएंगे आपको। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, पैरामीटर्स मैंने आपको पहले ही बता दिया कौन कौन से इसके पैरामीटर्स हैं। सो वी हैव सीन दैट वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, तो वेव नंबर देख लिए, ठीक है। और वेव फ्रीक्वेंसी है, हर्ट्ज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया। सो आई टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होते हैं कि वो एक सॉलिड पार्टिकल से मान लो कि आ रही है। तो अगर ब्लैक बॉडी के बारे में मैं बात करूं, व्हाट इज़ अ ब्लैक बॉडी, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट उससे टॉपिक हो जाएगा। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हमारे पास, ब्लैक बॉडी क्या होती है कि वो वाला पार्टिकल जो कि सारे के सारी फ्रिक्वेंसी को अब्ज़ॉर्ब करे और सारी की सारी वेवलेंथ की लाइट को अब्ज़ॉर्ब कर ले और बाद में उसको रखा जाए कहीं भी, ऐसे अंधेरे में रख दिया जाए जहाँ कोई सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, तो वो अपनी रेडिएशंस एमिट कर देता है। तो ऐसी बॉडी जो कि सारे के सारी रेडिएशंस को, सारी की सारी फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ जो है वो अब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं और सारी की सारी वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी को एमिट भी कर देती हैं, छोड़ भी देती हैं। तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या कहाँ से जाती है, फ्रॉम लोअर फ्रिक्वेंसी टू हायर इंक्रीज़ी। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, वो लोअर फ्रिक्वेंसी टू हायर फ्रिक्वेंसी जो है वो एमिशन ऑफ रेडिएशंस हो जाएगा, ठीक है। तो जो रेडिएशन की एनर्जी है, रेडिएशन की एनर्जी को हम बोलते हैं क्वांटास, ठीक है। तो डैट इज़ नॉट अ कॉन्टीन्यूस थिंग। क्वांटास का मतलब है कि हमारे पास पैकेट ऑफ एनर्जी होते हैं, वी हैव पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो जो एनर्जी के पैकेट होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उसके पैकेट जो है, जैसे कि मान लो कि आप कोई बाज़ार से चीज़ लेने गए तो आपको कुरकुरे के पैकेट दिए किसी ने, तो वो आपको एक कुरकुरे, दो कुरकुरे तो निकाल के नहीं देगा ना, तो वो आपको क्या देगा, एक पैकेट देगा कुरकुरे का, दो पैकेट देगा, तीन पैकेट देगा। इसी तरीके से सूरज से जो सोर्स ऑफ लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में होती है, तो उसमें वो क्या होता है, उसे फोटोन बोलते हैं। कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है, फोटोन, फोटोन या क्वांटा वर्ड यूज़ किया जाता है एनर्जी ऑफ लाइट, जो लाइट में एनर्जी होती है उसको हम बोल देते हैं फोटोन और क्वांटा। सो एनर्जी ऑफ लाइट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट होते हैं। सो एक पैकेट को हम क्या बोल देते हैं, फोटोन या क्वांटा बोलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस वाज अबाउट द फोटोन। सो एक रिलेशन दिया था कि एनर्जी है जो फोटोन की एनर्जी है वो न्यू के कैसे इक्वल है फ्रिक्वेंसी के। सो वी हैव वन रिलेशन जिसमें E इज़ इक्वल टू एच न्यू है। एच क्या है हमारे पास, एच इज़ द प्लैंक्स कांस्टेंट। इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है हमारे पास 6.62 इंटू 10⁻34 JS का मतलब है कि ये यूनिट है एच का, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट का। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का यूनिट जो है JS है, इसका मतलब होता है जाउल सेकंड। क्या है, जाउल, JOULE, जाउल सेकंड, SECOND, जाउल सेकंड। तो ये यूनिट है हमारे प्लैंक्स कांस्टेंट के। सो एनर्जी इज़ रिलेटेड टू द फ्रिक्वेंसी, तो ये E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी, मतलब कि जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतनी उस रेडिएशन की एनर्जी होगी। तो इसको साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमारे पास कांस्टेंट लगा के एच न्यू बना दिया गया इस इक्वेशन को, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस वाज अबाउट द प्लैंक्स क्वांटम
थ्योरी। सो ये था एक न्यूमेरिकल हमारे पास। तो न्यूमेरिकल में आपसे पूछा गया है कि आपके पास एक मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट है। जो मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट कौन सी होती है? मान लो कि आपके पास लाइट है, जो है किसी सोर्स से लाइट आ रही है, तो लाइट जो आ रही है उसमें से सिर्फ एक लाइट में से सिर्फ एक ही जो है वो आगे वेवलेंथ जा रही है। तो जो एक वेवलेंथ होगी, तो एक वेवलेंथ को हम बोलेंगे लाइट। ये तो सारे की सारी लाइट है, लाइट में से बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज़ की आ रही हैं, तो लेकिन उनको सेपरेट कर दिया गया और लाइट में से जो एक फ्रिक्वेंसी की निकाली गई या एक वेवलेंथ निकाली गई, एक वेव निकाली गई, उसकी एक वेवलेंथ होगी, तो उस लाइट को हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि पूरे के पूरा ये बंडल था, तो जो बंडल में से सिर्फ एक ही हमने वेवलेंथ निकाली और जहाँ एक ही हमने फ्रिक्वेंसी निकाली, तो जो एक फ्रिक्वेंसी निकालेंगे, जहाँ एक वेवलेंथ निकालेंगे, तो उसे हम मोनोक्रोमेटिक लाइट बोलेंगे, ठीक है। सो न्यूमेरिकल में देखें कि हमारे पास क्या है कि एक 25 वाट का बल्ब है जो कि मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट एमिट कर रहा है और उसकी वेवलेंथ कितनी है? 0.57 म्यू माइक्रो, मतलब म्यू, यहाँ क्या है, एक चीज़ देखो आपके पास क्या है कि म्यू एम लिखा है, ठीक है। सो म्यू एम का मतलब है कि 0.57 इसकी ये है वेवलेंथ दी गई है, लैम्डा की वैल्यू दी गई है। तो करना क्या है? कैलकुलेट द रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वालिटी पर सेकंड। उसकी क्वालिटी को हमने पर सेकंड में कितनी वो कंसीडर किया गया है उसको हमने कैलकुलेट करना है, उसका रेट निकालना है। तो रेट कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो अभी हमने जो रिलेशन किया था उसके अकॉर्डिंगली हमने देखा था कि ये हमारे पास रिलेशन है E=H न्यू। तो न्यू की वैल्यू जो होती है C/λ है, C/λ, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्टली फ्रिक्वेंसी तो नहीं दी गई है, तो लेकिन वेलोसिटी ऑफ लाइट C की वैल्यू हमें पता है और लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है। तो इन दोनों के इसको हम यहाँ फिल कर देंगे न्यू की जगह पे, ठीक है। तो न्यू की वैल्यू फिल कर दी तो हमारे पास HC/λ इक्वेशन बन गई। तो H की वैल्यू हमें पता है, जो प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.62 × 10⁻³ जूल सेकंड। C की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, डैट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ लाइट 3.0 × 10⁸ मीटर, और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.57 म्यू माइक्रो। तो इसको पहले हमने क्या कर दिया? चेंज कर दिया, 0.57 को मीटर में चेंज किया, उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करके 10⁻⁻6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सो ऑल दी वैल्यूज़ फिल इन दिस इक्वेशन, ठीक है। जब इसमें हम सारी की सारी इक्वेशन फिल कर देंगे तो E की वैल्यू हमारे पास एनर्जी पहले निकल आएगी। सो वी गेट एनर्जी 3.487 × 10⁻⁻19 जूल। अब हमारे पास 25 वाट है, ठीक है। 25 वाट का बल्ब है, तो इसका मतलब 25 जूल सेकंड उसकी जो है वो उसकी जो एनर्जी पर सेकंड होगी। तो जूल, तो नंबर ऑफ़ फोटोन्स एमिटेड कितने होंगे? तो क्या करना पड़ेगा हमें? जितने वाट दिए गए हैं उसको उसकी एनर्जी के साथ जो है डिवाइड कर देंगे। तो वाट को जब एनर्जी के साथ डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 7.17 × 10⁻19 पर सेकंड जो है हमारे पास वो है नंबर ऑफ़ फोटोन्स जो है एमिटेड, वो पता चल गए हमें, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।